अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज जिक्र करेंगे दुबई प्लान का। जी हाँ, दुबई प्लान क्या है? वैसे तो लंदन प्लान की इमरान खान बहुत जिक्र किया करते थे, लेकिन अब तस्करा हो रहा है दुबई प्लान का। और दुबई प्लान का क्यों तस्करा हो रहा है? क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, जो आला क़यादत है, इस वक्त दुबई में मौजूद है। और गुज़श्ता 24 घंटों में जो पीपीपी के लीडर हैं आसिफ अली जरदारी और नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनके दरमियान एक मुलाकात हो चुकी है। ये मुलाकात क्यों सिग्निफिकेंट है? इनमें क्या इश्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं और मुलाकात बुनियादी तौर पर दुबई में क्यों हो रही है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इस वक्त जो डिस्कशन है, दोनों जो अहम जो जमातें हैं, तीन बड़े इश्यूज इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। एक के जो कौमी असम्बली की जो तहलील है वो कब होनी चाहिए? वैसे तो 12 अगस्त को उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, और आइनी तौर पर अगर तो ये 5 साल की कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो फिर 70 डेज़ यानी कि 70 दिन के अंदर इंतखाबात होना जो है वो आइन की मंशा है और ज़रूरी है। लेकिन अगर उस 12 अगस्त से पहले यानी 2-3 रोज़ पहले कौमी असम्बली को तहलील किया जाता है, तो फिर 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। तो ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि एक ऑप्शन आ जाएगा जो पीडीएम और ख़ास करके पीपल्स पार्टी और नून लीग है दोनों के पास, कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं। और ये चीज़ नून लीग को बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं या जो पीएमएलएन है वो डेफिनेटली चाहती है कि नवाज शरीफ ना सिर्फ वतन वापस आएँ, बल्कि उन पर जो ताहजात नाअहली है, जो डिसक्वालिफिकेशन है, वो भी ख़त्म हो। तो एक उनको ये लगता है कि क्योंकि अगर 12 अगस्त को ही असम्बली तहलील होती है और फिर 70 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं, तो शायद उनको अदालत से उस तरह का रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि वैसे भी 16 सितंबर तक जो उमर अता बंदयाल हैं वो चीफ जस्टिस रहेंगे। तो उनके होते हुए ये तासुर पाया जाता है नून लीग के अंदर कि नवाज शरीफ को कोई जो रिलीफ है वो मिल नहीं सकता। और फिर अगर अक्टूबर में इलेक्शंस होते हैं, तो शायद उसके अंदर स्पेस और जो टाइम है वो इतना कम होगा कि अगर नून लीग चाहे भी तो जो लीगल हर्डल्स हैं नवाज शरीफ को जो दरपेश हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए नून लीग ये चाहेगी कि इलेक्शन जो हैं जितना ताख़ीर से हों, यानी कि 90 दिन के अंदर होते हैं, तो अक्टूबर के बजाय ये इंतखाबात नवंबर में हों। तो फिर शायद उनको लगता है कि इतना टाइम मिल जाएगा कि एक कि नवाज शरीफ वापस आके जो नून लीग की कैंपेन है इंतखाबी उसको लीड करें, और दूसरा फिर उनके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं या जो भी लीगल उनके लिए चैलेंजेस हैं, उनको उसका सॉर्ट आउट करने के लिए उनको इतना टाइम मिल जाए। अब खबर भी मैं आके आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मीटिंग क्यों सिग्निफिकेंट है। होने को तो ये मीटिंग आपको पता है कि लंदन में भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे मीटिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको पता है कि जो यूके है या बरतानिया है, अब ऑलमोस्ट जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनका एक दूसरा घर है, जिसका कोई एग्जाइल पे जाता है या अदरवाइज वहाँ पे उनका पड़ाव है। और वहाँ पर जो भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, तो मीडिया से उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए एक इसका इंतखाब किया गया। और वैसे भी अगर आप देखें कि जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए हैं, तो उन्होंने बरतानिया के अलावा बहुत कम ट्रैवल किया। एक दफ़ा वो यूरोप गए सैर व सियाहत के लिए, मरीम नवाज़ भी उनके साथ थी। और दूसरी दफ़ा वो उम्रे की अदायगी के लिए इसी रमज़ान में वो सऊदी अरब गए थे, और अब ये दुबई आए हैं। तो मीन के बरतानिया में जब वहाँ पे मौजूद रहे हैं, तो बहुत कम उन्होंने ट्रैवल किया। तो अब वो वहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों दुबई में ट्रैवल कर रहे हैं? वो दुबई में इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, मरीम नवाज़ भी मौजूद हैं। और जो मेरे पास इत्तला है कि ऐन मुमकिन है कि इस जो भी मशावरत वहाँ पे हो रही है, इसमें जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान के जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी शिरकत अगर फिज़िकली भी नहीं होगी, तो शायद वो थ्रू वीडियो लिंक वो भी इस जो मशावरत हो रही है उसमें शामिल रहेंगे। और ये ऐन मुमकिन है कि शायद वो फिज़िकली भी वहाँ पे चले जाएँ, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि शायद बरतानिया के मुकाबले में दुबई में अगर इस तरह की कोई मुलाकात होती है और उसमें कुछ ऐसे लोग शिरकत करते हैं कि जिनकी शिरकत जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी एक तनाज़ा बन सकता है या पता चल सकता है। तो दुबई में अगर मुलाकातें इस तरह की होती हैं, तो शायद उसका ट्रैक रखना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। और अगर आप चले जाएँ माज़ी में, जब
बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, जिसके तहत बेनज़ीर वापस आई और फिर नवाज शरीफ भी वापस आए, तो वो जो मुलाकातें हैं इवन कि बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान भी जो मुलाकात हुई वो दुबई में हुई थी। और इवन के दोनों जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट के जो लोग थे और जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, उनकी मुलाकातें भी दुबई में होती रही, क्योंकि यूएई के अंदर शायद ये समझा जाता है कि इट्स बेटर कि वहाँ पर आप बहुत से जो ये सियासी हमारे रहनुमा हैं, इनकी वहाँ पर अपनी रिहाइशगाहें भी हैं, और वहाँ पर कौन आता जाता है उनके ऊपर नज़र रखना, दैट इज़ ऑल्सो अनदर चैलेंज। तो ये जो दुबई में सारी बैठक लग रही है, जैसे मैंने कहा कि 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक, कि असेंबली की जो तहलील है वो कब होनी चाहिए। दूसरा, जो केयर टेकर सेटअप है, यानी कि कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और तीसरा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि फ्यूचर का जो सेटअप है वो क्या होगा, और क्या जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इंतखाबात हो रहे हैं, इनको इंडिपेंडेंटली यानी कि बतौर एज पार्टी इलेक्शन लड़ने चाहिए, या ये बात हो रही है कि कई जगहों पर सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ख़ास करके पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन फिर उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ से वो ख़त्म हो गया। जो पंजाब पीपल्स पार्टी का चैप्टर है, जो पंजाब से पीपल्स पार्टी के सियासतदान हैं, उनका ख्याल है कि नून लीग के साथ अगर पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी तो वहाँ से वो कुछ सीटें निकाल सकते हैं। तो ये भी वहाँ पे तय होना बाकी है। और उसके अलावा जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्यूचर का सेटअप क्या होगा। अगर जो अभी तक जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो इस्लामाबाद के अंदर गॉसिप है, या जो स्पेकुलेशन है, या जो मेरा लोगों में उठना बैठना है, तो बात जो समझ में आ रही है कि इमरान खान के तो इम्कानात दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के मेरे ख्याल में अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल है। कोई मौजज़ा ही हो सकता है कि उनका इस तरीके से इमीडिएटली अगले इलेक्शंस में कम बैक हो। तो कहा यही जा रहा है कि ये जो मौजूदा सेटअप है यही कंटिन्यू करेगा इवन आफ्टर द इलेक्शन। उसकी जो कुछ हैयत है वो बदल जाएगी, यानी कि यही जमातें पीडीएम की इक़्तिदार में आएंगी। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आसिफ अली जरदारी हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके लिए वो तगदो भी कर रहे हैं। खुद जो बिलावल भुट्टो जरदारी एज फॉरेन मिनिस्टर अभी काम कर रहे हैं, तो जो पीडीएम के वो फॉरेन मिनिस्टर रहे और जो साल सवा साल बतौर फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने काम किया, कोई ऐसा मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं जहाँ का उन्होंने विजिट ना किया हो। तो अपना जो उन्होंने सीवी है वो काफ़ी हद तक उसको प्रोफाइल अपनी बढ़ाने की कोशिश की है कि कल अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये जो उनका फॉरेन मिनिस्टर का टेन्योर है उसके काम आएगा। तो आसिफ अली जरदारी की यही ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन जो मेरे पास खबर है, यकीनी तौर पर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, जो मेरे पास खबर है, कहा यह जा रहा है कि जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं वो नून लीग से होंगे, और जो नवाज शरीफ हैं ही इज़ कमिंग बैक एज प्राइम मिनिस्टर। और ये मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि अभी इलेक्शंस होने हैं, अभी बहुत सी हर्डल्स जो हैं वो नवाज शरीफ ने अबूर करनी है, उन पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। एवन फील्ड, अल अज़ीज़िया के जो मुकदमात हैं अभी भी वो ज़ेर इल्तबा हैं। दो के जो नून लीग है और उनकी जो वकला की टीम है, उनका ये मानना है कि जैसे ही नवाज शरीफ वापस आएंगे, जो अपीलें उनकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं एवन फील्ड के अंदर, तो ऑलरेडी जब मरीम नवाज़ को बरी किया गया तो उसी फैसले के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ऐसा फैसला तहरीर किया है कि सिंपली जो नून लीग के वकला हैं वो समझते हैं कि एक एप्लीकेशन दायर करनी है, और उसी की बेस के ऊपर नवाज शरीफ उस केस में तो उनकी एक्विटल हो जाएगी। फिर अल अज़ीज़िया का जो केस है वो अपील जो है अभी भी पेंडिंग है। तो और फिर जो तहाजात नाअहली है उसके उसके हवाले से दो के जो हुकूमत ने नई लेजिस्लेशन ज़रूर की है कि अब जो नवाज शरीफ भी उसके बेनिफिशरी हैं कि आइन के अंदर कोई ऐसा इस बुनियाद पर कोई ऐसा जो जुर्म है या कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, लेकिन आइन में उसकी क्लियर कट जो मुद्दत है जो डिस्क्वालिफिकेशन की, उसका तयन नहीं किया गया। तो अब जो नया कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसके तहत अगर ऐसा आइन के अंदर मुबम है या कोई वाज़ेह क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद है वो 5 साल होगी। तो जिस आइन की शिक के तहत जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई नवाज शरीफ की, उसमें आइन जो है वो खामोश है। ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है उस 5 रुकनी बेंच की कि आर्टिकल जो 62 और 63 के तहत, या जो
सादिक और अमीन वाला जो क्लॉज है उसके तहत जब डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो लाइफ टाइम है, लेकिन आइन में ये क्लियर कट दर्ज नहीं है। लेकिन ये जो नया कानून जो पास किया गया है इसके तहत 5 साल मुद्दत बनती है, तो उस एतबार से 2017 में नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन जाहिर है कि ये जो कानून है ये भी चैलेंज होगा, क्योंकि एक जो व्यू है वो ये भी है कि इसको सिंपल कानून के ज़रिए नहीं बल्कि आइनी तरमीम से ही ख़त्म किया जा सकता है। बहरहाल इनको ये भी उम्मीद है कि जब चीफ जस्टिस मौजूदा बंदयाल इनका जो टर्म है वो ख़त्म होगी 16 सितंबर को, तो जस्टिस काजी फायजीसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो ऑलरेडी एक कुछ अर्सा पहले एक सेमिनार में खिताब में वो अपने कंसर्न्स शो कर चुके हैं कि कैसे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने बेटे से वो भी सैलरी रिसीव ना करने की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो उनका व्यू तो बड़ा क्लियर है, तो शायद नून लीग को लगता है कि उनको बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। तो बात यह है कि क्या वाकई नवाज शरीफ चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? और ये मैं खबर में हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा पहले भी ये चीज़ें थी और गुज़िश्ता कोई 2-4 रोज़ में कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दोज पीपल आर वेरी वेल कनेक्टेड, और उनकी बात को मैं राइट ऑफ नहीं कर सकता। एक बहुत ही काबिल एतबार शख्सियत जिनका तमाम स्टेक होल्डर से रब्ता है, मतलब वो बहुत एक सिस्टम के अंदर इन है। तो उनसे 2 रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि डिसाइड हो गया है कि नवाज शरीफ इज़ कमिंग बैक एज प्राइम मिनिस्टर, और उसकी वो रीज़न ये बताते हैं कि जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है वो समझती है कि जो जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, तो शहबाज शरीफ 2 के मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया है, कोई उनको चैलेंज नहीं किया। लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं शायद उसमें शहबाज शरीफ उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके, ख़ास करके जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, और ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिसमें चीन है, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, इनकी भी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये बात कितनी काबिल अमल है, क्योंकि मुझे भी थोड़े इसलिए डाउट्स हैं क्योंकि 3 मरतबा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फ़ौज है, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि जब जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हमेशा उनके साथ जो इख्तियारात की लड़ाई है उनके साथ फ्रॉम डे 1 शुरू हो गई है। तो क्या जो मौजूदा फ़ौज की क़यादत है, जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि वो एक दफ़ा फिर एक ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे जो माजी में उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो इवन कि उन्होंने खुद से लोग आर्मी चीफ अपॉइंट किए, उन्हीं के साथ उनका फड्डा हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस सोर्स से मेरी बात हुई उनसे मैंने ये सवाल किया कि क्या ये पॉसिबल है, तो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा कहा तो यही जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है GHQ पिंडी की तरफ से नवाज शरीफ को यही पैगाम दिया जा रहा है कि आप आएँ और अपने जो 5 साल जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, आप अपना जो टाइम फ्रेम है वो पूरा करें। तो क्या ऐसा होना मुमकिन है? आई थिंक दैट इज़ बहुत बड़ा एक सवाल है। मेरे एक और बहुत सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो ये समझते हैं कि ये उनके ख्याल में नामुमकिनात में से है। बट इन एनी केस जो दुबई के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, जो अदरवाइज़ जो इस वक्त सारी पोजीशनिंग हो रही है, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि नून लीग भी समझती है, पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इमरान खान का इन कमिंग इलेक्शन देयर इज़ नो चांस। और कल हमने देखा भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितना उनमें एग्रेशन था, खुद उन्होंने जो फ़ौज के अंदर जो लोग थे इमरान खान के या सिंपथाइज़र थे या 9 मई के वाक़यात को रोकने के लिए उन्होंने एफ़र्ट नहीं की। 3 सीनियर अफसरान को, उसमें एक कोर कमांडर थे लाहौर के, उनको सैक किया गया। 15 लोगों के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की गई है। इसी तरह से एक आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ की नवासी, एक और 4 स्टार जनरल के दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल की जो बीवी हैं, वो इवन के जो 9 मई के वाक़यात में उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन को सामने रखती है, और फिर खुद आर्मी चीफ और जो इमरान खान का एक बैगेज है, इमरान खान ने लाख कोशिश की उनके साथ रब्ता करने की, अपने ताल्लुकात बहाल करने की, लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो किसी भी तरह से इमरान खान के साथ इंगेज नहीं करना चाहते। तो ऐसी सूरत में इमरान खान का इक़्तिदार में इमीडिएटली वापस आना तो इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। सो इसलिए जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दुबई के अंदर इनकी बैठक हो रही है, वो अपने आप को इक़्तिदार में वापस आता देख रहे हैं। जो भी इलेक्शंस होंगे और जब भी होंगे,
अब उसमें डिसाइड ये करना है कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि नून लीग वंस अगेन विल टेक द लीड। हाँ, ये आसिफ अली जरदारी को और पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी, एक वे आउट निकाला जा सकता है। लेकिन अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, जो हो सकता है कि अगेन आई एम सेइंग कि इसमें बहुत सी चीज़ें तय होना अभी बाकी हैं। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, पीपल आर कॉन्फिडेंट कि जो नवाज शरीफ हैं, ही इज़ रिटर्निंग एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द रिकॉर्ड फोर्थ टाइम। अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी सम स्टोरी, क्योंकि जिस तरीके से वो पहले इक़्तिदार से निकले थे, फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर उनकी बीमारी, फिर बाकी जो मामलात, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनकी लड़ाई रही, और उसके बावजूद उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाना, दैट विल बी जो है ना एक मिरेकल। लेकिन क्या उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? आई एम श्योर कि जो इस वक्त जो इमरान खान और उससे पहले जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए जो पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ जो भी एक बयानिया बनाया गया, उस बयानिए की वजह से आज वो लोग ये बात डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे जो लोग खुद एस्टैब्लिशमेंट जिनको चोर और डाकू समझती थी, आज उन्हीं को समझती है कि वो मुल्क की जो है वो तकदीर बदल सकते हैं। और ख़ास करके नवाज शरीफ, उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन उन पर है, करप्शन के उन पर इल्ज़ामात, एवन फील्ड, अल अजीज़िया, फिर इतनी एक भरपूर कैंपेन चलाई गई, और अगर उनकी रीहेबिलिटेशन हो के और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो दैट विल बी सम न्यूज़। सो आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।